नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। आप देख रहे हैं महरो मरुधर। राजनीतिक किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है। वही किरदार अपनी अदायगी से तय करते हैं कि राजनीति के रंगमंच पर उनका चरित्र कैसे महफिल लूट जाए। इन्हीं किरदारों के इर्द गिर्द परतें भी हैं, जिन परतों में छिपी है वो कश्मकश जो आप देखेंगे तो समझेंगे कि राजनीति में किरदार पैदा होते हैं, गढ़े नहीं जाते। समाचार प्लस शुरू कर रहा है खास सीरीज बड़ी कश्मकश के सबसे बड़े किरदार, और आज के किरदार हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। ज्यादातर लोगों के लिए यह किस्सा एक पर्ची से शुरू होता है, पर इसके अध्याय तभी से लिखे जाने लगे थे जब एक शख्स अपने दिन अपनी रात भाजपा कार्यालय में बिता रहा था, अपने खून पसीने से संगठन को सींच रहा था। दिल्ली से आई पर्ची इस बात का सबूत थी कि उसकी मेहनत अनदेखी नहीं गई है। एक फोटो की अंतिम पंक्ति के बीच में खड़े शख्स को उम्मीद भी नहीं थी कि इस पर्ची से वो शख्स से शख्सियत बनने का सफर शुरू करने वाला है। कुल मिलाकर ये कि फटी पर्ची और निकला मरुधरा की सियासत का नया हीरो। भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री पहली बार विधायक बने, पहली बार में ही मुख्यमंत्री बन गए। उनके नाम की घोषणा सुनकर भजन लाल जी शर्मा को हार्दिक बधाई देता हूं। चौंकने वाले भी कम नहीं थे, निराश होने वाले भी कम नहीं थे, और खुशी से उछल पड़ने वालों की भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन ये सबने देखा कि एक आम आदमी या एक आम राजनीतिक कार्यकर्ता के रातों रात सत्ता के फर्श से अर्श पर पहुंच जाने पर तालियों की गड़गड़ाहट राजस्थान के हर कोने से सुनाई देने लगी। राजस्थान के आम आदमी को ऐसा सनातनी मुखिया बहुत सुहाता हुआ दिखा जो अपने माँ बाप के पैर धोकर चरणामृत लेता हो, जिसकी पत्नी सास ससुर के सामने घूंघट की मर्यादा निभाती हो और गिरिराज जी की कनक दंडवत परिक्रमा करती दिखाई देती हो। ऐसा मुख्यमंत्री जिसके बच्चे अपने दादा दादी की सेवा में श्रवण कुमार बने रहते हों। डबल इंजन की सरकार कायम होने के साथ ही राजस्थान में ईआरसीपी और यमुना जल समझौते ने मुख्यमंत्री के तौर पर भजन लाल शर्मा के कद को बड़ा किया, तो विधानसभा में रिप्लाई के दौरान उन्होंने साबित किया कि उन्हें नया नया नेता समझने वाले भूल कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के साथ ही भजन लाल शर्मा के सामने चुनौतियों की फेरिस्त खड़ी थी, चाहे वो खजाना खाली होने की दिक्कत हो या पिछली सरकार की उन योजनाओं को लेकर असमंजस हो जो केवल वोटर को लुभाने के लिए पैसा लुटाने के आरोपों से घिरी हुई है। एक आम कार्यकर्ता के तौर पर स्थापित भजन लाल शर्मा जैसे ही मुख्यमंत्री बने, दिल्ली से लेकर जयपुर तक और जयपुर से गांव खेड़ों तक ये सवाल बना हुआ था कि क्या भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री के तौर पर डिलीवर कर पाएंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद एक बड़े फैसले लेते हुए भजन लाल शर्मा ने यह जता दिया कि वो एक बड़ा प्लान लेकर चल रहे हैं, चाहे ईआरसीपी का मुद्दा हो, चाहे बीजेपी के भीतर डैमेज कंट्रोल की बात हो, या फिर इसके अलावा लोकसभा चुनाव को लेकर ताबड़तोड़ दौरे हों। लाल बत्ती पर रुकने का एक ऐसा फैसला उनकी तरफ से लिया गया जिसकी चर्चा दिल्ली से लेकर जयपुर और जयपुर के बाद गांव खेड़ों तक लगातार होने लगी। इन सबसे आगे मुख्यमंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती है विधानसभा चुनाव के ठीक 3 महीने बाद लोकसभा चुनाव में पार्टी को सफलता दिलाने की। ये चुनौती तब और बड़ी हो जाती है जब 2 बार से पार्टी सभी 25 सीटें जीतती चली आ रही है और 1 सीट का नुकसान भी इस बार पार्टी के 400 पार के लक्ष्य को प्रभावित कर सकता है। भजन लाल शर्मा शायद इस बात को भली भांति समझते हैं, इसीलिए 1 महीने में उन्होंने सभाएं और रोड शो किए हैं। वो इस बात को लेकर आश्वस्त दिखते हैं कि बीजेपी प्रदेश की सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर 25 की 25 सीट जीतेगी और बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीतेगी, और देश में 400 पार। बहुत अच्छा माहौल है। लोग चाह रहे हैं मोदी जी को पूरी तरह से, पूरा देश प्रदेश मोदी में हो रहा है। कांग्रेस वाले कई आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उनको लेकर क्या कहें? अरे कांग्रेस के पास तो कुछ है ही नहीं, उनके पास यही तो है, और क्या करें। वो कांग्रेस ने कुछ किया नहीं, लोग छोड़ते जा रहे हैं, छोटे छोटे लोगों से समझौते कर रहे हैं। कांग्रेस क्या करेगा। चुनाव परिणाम 4 जून को आने हैं, लेकिन उन परिणामों को लेकर अपने अपने सभी के कयास हैं।
और चुनाव के बाद की तस्वीर में कल्पनाओं के रंग भरने का दौर जारी है। लेकिन आम आदमी के मुख्यमंत्री से बहुत सारी उम्मीदें कर रहा है, जिसके चलते यह तय लगता है कि भजनलाल शर्मा को पूरे 5 साल इसी रफ्तार से अथक मेहनत करनी होगी। जननेता बनना आसान नहीं है। इसका सफर इस बात पर टिका होता है कि क्या आप आम और खास में वो कनेक्शन बना पाते हैं जिसमें जो भी मिले उसे लगे कि ये हमसे ही है और हमारे लिए ही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए ये सफर आसान रहा है, लेकिन आगे का सफर भी चुनौतियों भरा है। लेकिन कहते हैं ना कि पूत के पग पालने में नजर आ जाते हैं, जो आपने देख ही लिए हैं। सहयोगी राहुल अवस्थी और स्वप्निल वैरागी के साथ दीपक व्यास, समाचार प्लस, जयपुर। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है हमें श्रीगंगानगर से, जहां के श्रीकरणपुर में भारत पाक सीमा पर एक घुसपैठिया पकड़ा गया है। सीमा पार करते समय बीएसएफ के जवानों ने इसे दबोच लिया। माझीवाला और नग्गी पोस्ट के बीच में यह घुसपैठिया पकड़ा गया है। इस घुसपैठिए से पूछताछ करने में एजेंसियां जुटी हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर से मिल रही है, जहां बॉर्डर पर घुसपैठिया पकड़ा गया है। यह पाकिस्तान की तरफ से भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था फेंसिंग के नीचे से, और सीमा पार करते समय बीएसएफ के जवानों ने इसे देख लिया, इसे पकड़ लिया। माझीवाला और नग्गी पोस्ट के बीच में इसे पकड़ा गया है। घुसपैठिए से पूछताछ बीएसएफ और जांच एजेंसियां कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है, घुसपैठिया पकड़ा गया है श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर के बॉर्डर इलाके में, जहां से यह दबे पांव भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था फेंसिंग के उस पार से, यानी पाकिस्तान से। बीएसएफ के जवानों ने इसे पकड़ा और फिलहाल इससे पूछताछ जारी है। तरसीम, समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। क्या खबर मिल रही है वहां से तरसीम? तरसीम, सुन पा रहे हैं आप? तरसीम, आवाज आ रही है आप तक? तो लगता है उन तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है, उनके पास हम जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन तब तक हम आपको ये जानकारी देते चलें कि श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर भारत पाक सीमा पर एक घुसपैठिया पकड़ा गया है, जो सीमा के उस पार से भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। बीएसएफ के जवानों ने इसे देखा और चौकस निगाहें बीएसएफ के जवानों की वहां रहती है। एक एक इंच, एक एक सेंटीमीटर पर किस तरह की गतिविधि है, 24 घंटे 365 दिन लगातार वो इसे मॉनिटर करते रहते हैं। और जैसे ही गतिविधि होते हुए दिखाई दी, उन्होंने इस घुसपैठिए को धर दबोचा। किस मकसद से यह भारत आने की कोशिश कर रहा था, यह जानते हुए भी कि अंजाम क्या होगा, ये जानना जरूरी है। और इसी के लिए जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो उससे पूछताछ कर रही हैं। तरसेम, आवाज आ रही है? सबसे पहले ये बताइए। बिल्कुल बिल्कुल राहुल। तरसेम, समाचार प्लस संवाददाता आप जुड़ गए हमारे साथ। तरसेम, क्या जानकारी है वहां से? बिल्कुल राहुल, मैं बताना चाहूंगा कि समाचार प्लस के दर्शकों की श्रीकरणपुर जो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यहाँ पर बीएसएफ के अलर्ट जवानों ने एक पाक घुसपैठिए को है वो पकड़ा है। अभी फिलहाल जो इंटेलिजेंस है वो पाक घुसपैठिए से पूछताछ जो है वो कर रही है। ऐसे कैसे दाखिल हो गया तरसेम, ये तो समझना जरूरी है, क्योंकि उस तरफ से इस तरफ आना, और ये तो पता ही होता फिर अंजाम क्या होगा। गोली भी मारी जा सकती थी। बिल्कुल राहुल, ये यदि बात की जाए तो किस प्रकार से ये इस प्रकार एंट्री जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर की है, वो तो फिलहाल तो जांच का विषय है। और जो इसकी उम्र जो है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो अपडेट हमारे पास जो आ रही है, वो इसकी उम्र करीबन 25 वर्षीय जो ये युवक जो है वो बताया जा रहा है। बिल्कुल, और ये भी जानकारी मिल रही है इस बीच की कोई खास पॉइंट है वहां इसको पकड़ा गया है और वहीं से घुसने की कोशिश कर रहा था माझीवाला और नग्गी पोस्ट के बीच में।
बिल्कुल राहुल, ये गांव जो 14 पाजीवाला की जो पोस्ट और नगी जो पोस्ट है उसके बीच का ये जो तारबंदी है, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उसके पास में इसको पकड़ा गया है और बीएसएफ के जो अलर्ट जवानों ने इसको पकड़ा था और पुलिस को स्पुर्द किया है। अभी फिलहाल जो इंटेलिजेंस है वो बिल्कुल इनसे पूछताछ कर रही है भी ये किस प्रकार से क्यों इधर आया था और क्या कुछ कारण रहे हैं। तरसेम, ये भी दर्शकों को बताना जरूरी है कि श्रीगंगानगर और श्रीकरणपुर पर ये जो फेंसिंग है, ये जो बॉर्डर है, ये राजस्थान के दूसरे इलाकों से अलग है। बाकी जगहों पर बिल्कुल वीरान बंजर और कहना चाहिए मरुस्थलीय जमीन है। यहाँ पर वेजिटेशन है, खासतौर पर पेड़ पौधे बहुत है। इसी की आड़ में ये घुसने की कोशिश करते हैं खेतों के बीच से। बिल्कुल राहुल, बात की जाए तो जो जगह की बात की जाए तो लगभग वैसी सेम है, मरुस्थल की तरह ही है। इधर भी फसल हालांकि होती है परंतु अभी जो है फसल कटाई पर है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से घुसपैठ की बात की जाए या फिर अदरवाइज जिस प्रकार से बात की जाए तो कई बार ड्रोन की जो मूवमेंट है वो भी काफी बार देखी गई थी। तो इस प्रकार से काफी बार जो अलर्ट बीएसएफ के जो अलर्ट जवान है उन्होंने ड्रोन को भी पकड़े हैं और काफी तौर जिस प्रकार से नशा जो तस्करी है वो भी होती रही है, उस पर भी लगाम लगा है। अब जिस प्रकार से ये जो पाक घुसपैठिया घुसने की जो इस प्रकार से कोशिश की गई है इसके द्वारा, तो अभी कुछ बरामद हुआ है इसके पास से? कुछ जानकारी मिली तरसेम फटाफट? कुछ बरामद हुआ है इसके पास से? नहीं बिल्कुल राहुल, अभी तक तो कुछ बरामद नहीं हुआ है, पूछताछ जारी है। बिल्कुल तरसेम, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। नजर बनाए रखें, आगे भी हम जानकारी आपसे लेते रहेंगे। तरसेम, समाचार प्लस संवाददाता जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। घुसपैठिया पकड़ा गया, फिलहाल इससे पूछताछ जारी है। जो बड़ी जानकारी है इसमें सामने आ रही है वो ये कि इस घुसपैठी की उम्र 25 वर्ष के इर्द गिर्द है और फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां इससे पूछताछ में जुटी हुई हैं। वहीं राजसमंद से इस वक्त की एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर पति पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना के बाद में पुलिस मौके पर पहुंची है। आत्महत्या से पहले सोशल मीडिया पर उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा है। काकरोली थाना क्षेत्र के तेली मोहल्ले की यह घटना है। काकरोली पुलिस मौके पर है, ये देख पाएंगे। बड़ी संख्या में भीड़ यहां पर एकत्रित है। आत्महत्या के पीछे क्या कारण है, इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट इस पति पत्नी की तरफ से डाला गया और उसके बाद में उन्होंने आत्महत्या कर ली। राजसमंद के काकरोली से ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर पति पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस फिलहाल मौके पर है और मामले की जांच में जुटी हुई है। काकरोली के तेली मोहल्ले की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर एक पति पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। विनीता पालीवाल समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई, जानकारी उनसे लेते हैं। विनीता, बताया जा रहा है कि इन्होंने फांसी लगाने से पहले एक सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट भी किया है, क्या कुछ लिखा है उसमें? विनीता, सुन पा रही हैं आप? जी बिल्कुल। विनीता, इन्होंने फांसी लगाने से पहले सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किया, क्या लिखा था उसमें, क्या वजह? पोस्ट किया है, इन्होंने बताया था दोनों हस्बैंड वाइफ ने वीडियो बनाकर वायरल किया है। इनके सामाजिक जो ग्रुप था उसके अंदर बताया जा रहा है कुछ कर्ज को लेकर जो परेशान थे दोनों जने, इसको लेकर के लगभग उन्होंने आधे घंटे पहले ग्रुप में वीडियो वायरल किया। उसके बाद उन्होंने साथ में फांसी लगाई। बच्चे हैं इनके? जी बताया जा रहा है कि इनकी एक बेटी की शादी हो चुकी है। अभी यहाँ जो हाल में दोनों पति पत्नी अकेले रहते थे। वहाँ क्या कभी इन्होंने किसी को बताने की कोशिश नहीं की कि वो इस तरह के मुश्किलात से जूझ रहे हैं? और जब कोई ऐसा जूझता है, समाज के लोग, परिवार के लोग सहायता करते हैं, ऐसे कैसे हार गया ये परिवार? जी अभी इनके परिवार के लोग भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। उनकी जो माता थी उनकी हालत अभी रो रो के बुरी हालत है, तो कुछ भी बोलने की परिस्थिति में नहीं है। और जो आसपास के लोग हैं वो अभी कुछ बताना नहीं चाह रहे, क्योंकि यहाँ पे पुलिस डिप्टी और सारे एडिशन वगैरह यहाँ पे मौजूद है, तो अभी पुलिस जांच चाह रही है। ठीक है, धन्यवाद विनीता आपका इस जानकारी के लिए। विनीता पालीवाल समाचार प्लस संवाददाता ये जानकारी हम तक पहुंचा रही थी। क्या है इस आत्महत्या के पीछे की वजह, ये खंगालने में और ये जांचने में पुलिस जुटी हुई है। क्या कोई कर्ज को लेकर परेशान कर रहा था? हालांकि ये बात साफ है कि उन्होंने एक वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल किया और उसके बाद में उन्होंने आत्महत्या की है। फिलहाल पुलिस का अनुसंधान इस पूरे मामले में जारी है। कर्ज इनके इस कदम के पीछे की वजह माना जा रहा है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। क्रिकेट आज शोर मचा रहा है। जयपुर में पिंक सिटी में आईपीएल का मैच है। राजस्थान रॉयल्स आज मुंबई इंडियंस से भिड़ने वाली है, या यूं कहें कि भिड़ रही है। दर्शकों से सवाई मानसिंह स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है।
मुंबई इंडियंस ने टॉस जीत लिया है और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुंबई इंडियंस पहले बैटिंग करेगी और राजस्थान रॉयल्स से मुकाबला। राजस्थान रॉयल्स अब तक बेहतरीन प्रदर्शन करती आ रही है। एक मैच की हार छोड़ दी जाए तो राजस्थान रॉयल्स इस पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच एक के अलावा नहीं आ रही है। सतवीर सिंह समाचार प्लस संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं एसएमएस स्टेडियम के बाहर से, जानकारी उनसे लेते हैं। सतवीर, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? आज बड़ा मैच है और फिर इसके बाद में बाकी के मैच फिर जयपुर से बाहर होने हैं, कैसा नजारा है? जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जो क्रिकेट का रोमांच है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से आईपीएल की बात करें तो 4 मुकाबले जिस तरह से एसएमएस स्टेडियम में खेले गए थे उसमें राजस्थान रॉयल्स ने शानदार प्रदर्शन किया था और उसको चीयर अप करने के लिए जो क्रिकेट प्रेमी है वो जमकर स्टेडियम पहुंचे थे। तो अभी की बात करें तो आज रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। बड़ी टीम है मुंबई के साथ में आज राजस्थान रॉयल्स भिड़ेगी और यहाँ पर अनुमान लगाया जा सकता है कि बड़ी संख्या में जो दर्शक है वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। फिलहाल मैं अपने कैमरा पर्सन भूपेंद्र से कहूँगा तस्वीरें बाहर की दिखा सकते हैं कि धीरे धीरे, क्योंकि एंट्री यहाँ पर 2 बजे से शुरू हो चुकी थी और उसके बाद में अब लोग धीरे धीरे स्टेडियम की तरफ अपना जो रुख है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं और उत्साह भी साफ तौर पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज का जो मुकाबला है वो काफ़ी अहम है। और अगर राजस्थान की बात करें तो पिछले जो 4 मुकाबले यहाँ पर खेले गए थे एसएमएस स्टेडियम के अंदर, उसमें राजस्थान की जो टीम है ने शानदार प्रदर्शन यहाँ पर करते हुए 4 मुकाबले यहाँ पर जीते थे। तो ऐसे में माना जा सकता है और जो क्रिकेट प्रेमी है वो भी यहाँ पर अनुमान लगा के बैठे हैं कि आज का जो मुकाबला होगा उसमें भी राजस्थान की जो टीम है वो यहाँ पर जीत दर्ज करती हुई नजर आएगी। फिलहाल मैं दर्शकों से भी यहाँ पर जो बातचीत यहाँ पर करता हुआ नजर आऊंगा कि किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर मैच देखने के लिए आए। सर, कैसा लग रहा है? आज मुकाबला भी काफी अहम है और मुंबई के साथ में राजस्थान रॉयल्स है, किस तरह देखते हैं? पिछले मुकाबलों की बात करें तो जो जीत है यहाँ पर राजस्थान ने जीत दर्ज की थी। राजस्थान की तो यहाँ मेरे ख्याल से एक ही हार हुई है, उससे पहले तो राजस्थान सारे मुकाबले जीती है और राजस्थान बहुत अच्छा खेल रही है। और आज मुंबई का मुकाबला है राजस्थान के साथ, तो मैं चाहता हूँ कि इस मुकाबले को मुंबई जीते, क्योंकि मुंबई की टीम अगर कहीं ना कहीं कंपटीशन में आएगी तो आगे मैच देखने में मज़ा कुछ अलग ही आएगा, रोमांच बढ़ जाएगा। और रोहित शर्मा बहुत अच्छा खेल रहे हैं, हार्दिक पांड्या के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो पा रहा है इन मुकाबलों में खेलना। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अब देखो एक छोटे बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है आज के मुकाबले को लेकर, कितनी तैयारी कर रखी है? अभी स्टेडियम में गए नहीं क्या अभी तक? मैं अभी तक गया नहीं क्योंकि मैं मेरे एक भैया का वेट कर रहा हूँ। भैया का वेट कर रहे हो? क्या लगता है आज के मुकाबले में कौन जीतेगा? मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस। राजस्थान रॉयल्स नहीं जीतेगी? नहीं, सारे एमआई के फैंस हैं। इनके पास कोई अच्छी टीम नहीं है। अच्छा, ये देखिए बिल्कुल एक छोटा बच्चा और यहाँ पर आया हुआ है और जिस तरह से मुस्कुराहट है, क्योंकि बच्चे साफ तौर पे कह रहे हैं कि वो अपने जो भाई है उनका इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं, उसके बाद में जो एंट्री है वो यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। और खास तौर पे उत्साह भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है लोगों में, जिस तरीके से जुनून है, क्योंकि जो मुकाबला है काफी अहम है और मुंबई की जो टीम है वो भी मजबूत यहाँ पर मानी जा सकती है। रोहित शर्मा यहाँ पर खेल रहे हैं, हार्दिक पांड्या यहाँ पर खेल रहे हैं और उनको भी चीयर अप करने के लिए उनके जो फैंस हैं वो यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन होम ग्राउंड का जो फायदा है वो सीधे तौर पर राजस्थान रॉयल्स को मिल रहा है। पिछले मुकाबलों की बात करें तो उसमें भी काफी अच्छी जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर करते हुए नजर आया था और अभी भी माना जा सकता है कि आज का मुकाबला भी काफी रोमांचक होने वाला है। फिलहाल अगर दर्शकों की बात करें, दर्शकों की जो भीड़ है वो देखने मिले, कुछ युवा है उनसे भी हम बात करने की जो कोशिश है वो करते हैं। फिलहाल बात कर लेते हैं, कैसा लग रहा है आज का मुकाबला? काफी अहम हो सकता है, कौन जीतेगा आपके हिसाब से और किस तरह देखते हैं? राजस्थान जीतेगा, इसमें शक की कोई बात ही नहीं है। शक की कोई बात नहीं है। मैच होने से पहले डिक्लेयर कर दो राजस्थान जीत रहा है भाई, क्लियर है। राजस्थान जीत रहा है। अब होम ग्राउंड का भी काफी फायदा मिलता है ये राजस्थान रॉयल्स। मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा होम ग्राउंड का? मुंबई में जाके हरा के आई है तो होम ग्राउंड पे तो देखो क्या ही करेगी, हराएगी। आप मैच देखने नहीं जा रहे क्या अंदर? नहीं जाएंगे, अभी थोड़ी देर में एंट्री लेंगे। हाँ, दोस्त आ रहा है अभी। जी देखिए, दोस्त का यहाँ पर वेट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कैसा मुकाबला होने वाला है? क्योंकि पिछले मुकाबले में अच्छी प्रदर्शन यहाँ पर किया है, लेकिन कुछ फैंस यहाँ पर मुंबई के भी हैं, राजस्थान रॉयल्स के है। क्या लगता है कितना स्कोर होना चाहिए आज की तारीख? आज 200 पार जाएगा, राजस्थान जीतेगी। आज राजस्थान जीतेगी। लास्ट 20 ओवर तक मैच जाएगा आज पूरा। आज यशस्वी जायसवाल मारेगा। जी देखिए, बिल्कुल यशस्वी जायसवाल मारेगा और जिस तरह से राजस्थान रॉयल्स के जो फैंस है वो भी यहाँ पर अपनी जो टीम के लिए जीत का जो दावा है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल मैं अपने कैमरा पर्सन भूपेंद्र से कहूँगा, तस्वीरें यहाँ पर दिखा सकते हैं। जो एंट्री गेट है, जो वेस्ट जो गेट है, वहाँ पर देख सकते हैं कि जो दर्शक हैं, जो क्रिकेट प्रेमी हैं, वो अपने
अब स्टेडियम के अंदर जाने की जो पूरी तैयारी है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें पता है कि आज का जो मुकाबला है वो काफ़ी अहम यहाँ पर हो सकता है और पूरी तरीके से जो उत्साह है वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आज का मुकाबले को लेकर क्या कहेंगे आप, किस तरह देखते हैं कि राजस्थान रॉयल्स की है मुंबई के सामने? राजस्थान रॉयल्स ही जीतेगी। राजस्थान रॉयल्स जीतेगी बिल्कुल। चलिए सतवीर, स्टेडियम में नहीं, अभी जाएंगे थोड़ी। चलिए, यानी उत्साह बना हुआ है, अधिकतर लोग तो मैदान के अंदर दाखिल हो चुके हैं सतवीर, और लोगों में उत्साह है। सब चाहते हैं कि इस मैच के आंखों देखी वो अपने आंखों से देखे और वहां लाइव देख करके वो उस रोमांच को महसूस करें जो जयपुर में हर कोई करना चाहता है। बहुत शुक्रिया सतवीर आपका इस जानकारी के लिए। सतवीर समाचार प्लस संवाददाता एसएमएस स्टेडियम के बाहर से जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी मुंबई इंडियंस करने वाली है, लेकिन राजनीतिक बल्लेबाजी पूरे देश में हो रही है और बात करेंगे पॉलिटिकल महाभारत की। लोकसभा चुनाव के रण में दूसरे चरण में प्रचार में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। मंगलवार को राजस्थान दौरे पर पीएम मोदी रहने वाले। टोंक के उनियारा में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। कोटा में एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान आएंगे। बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला के समर्थन में वो सभा को संबोधित करेंगे। मंगलवार को पाली जोधपुर में कंगना रनौत रहेंगी। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो करती हुई दिखाई देंगी। 24 अप्रैल को बाड़मेर जैसलमेर में भी कंगना रनौत रोड शो करेंगी। कंगना रनौत खुद भी मंडी से चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। साथ ही साथ बतौर स्टार प्रचारक जगह जगह भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते हुए दिखेंगी। पाली में, जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में। इस बीच एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजस्थान में होंगे। कोटा में ओम बिरला के समर्थन में वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सबसे अहम नाम पहुंचेंगे टोंक में, उनियारा में, और यहां सुखबीर जौनापुरिया के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो एक के बाद एक बीजेपी के दिग्गज सितारे आपको दिखाई देंगे राजस्थान में। जबकि दूसरी तरफ सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस की तरफ से ऐसा कुछ होता हुआ क्यों नहीं दिखाई दे रहा, और यह बड़ा पॉलिटिकली महत्वपूर्ण सवाल है। कांग्रेस की तरफ से कोई नेता, दूसरे चरण में कोई नेता से मेरा संदर्भ है उन तमाम बड़े नामों से जिनका इंतजार राजस्थान के प्रत्याशियों को, कांग्रेस प्रत्याशियों को है कि उनके लिए वो आए, प्रचार करें। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, ये वो तमाम बड़े नाम हैं जिसका कि इंतजार कांग्रेस के प्रत्याशी करते हैं। लेकिन ऐसे किसी भी कार्यक्रम को जारी नहीं किया गया, बताया नहीं गया है। और सेकंड फेज में तो कहना चाहिए कांग्रेस का प्रचार बिल्कुल फीका दिखाई दे रहा है। उनकी तरफ से कोई ऐसी बड़ी रैली नहीं प्लान की गई है। तो ये बड़ी खबर और जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्टार प्रचारक लगातार प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। पीएम नरेंद्र मोदी हो, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, कंगना रनौत हो, मैदान में बीजेपी के लिए वोट मांगते हुए दिखाई देंगे। वहीं सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा तूफानी दौरे पर हैं, जहां मुख्यमंत्री ने किशनगढ़ के मार्बल एसोसिएशन सभागार में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। मार्बल एसोसिएशन पहुंचने पर जिला बीजेपी के स्थानीय नेताओं समेत चेयरमैन दिनेश सिंह राठौड़, युवा नेता सुभाष चौधरी, देवी शंकर भूतड़ा ने उनका स्वागत किया। साथ ही मार्बल एसोसिएशन अध्यक्ष सुधीर जैन ने सीएम भजनलाल शर्मा को बुके देकर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव कार्यकर्ताओं की परीक्षा है। काम का निर्धारण बीजेपी में ही होता है, जहां हर कार्यकर्ता दायित्वों के लिए समर्पित है। इस मौके पर एडवोकेट रुपेश शर्मा ने बीजेपी ज्वाइन की। मुख्यमंत्री ने इसके बाद अजमेर में आयोजित सामाजिक संवाद कार्यक्रम में शिरकत की और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। मंडल अध्यक्ष की जो थी क्या है कि मंडल अपने मंडल में से जीत के जाए। शक्ति केंद्र की ड्यूटी क्या है कि शक्ति केंद्र में जीते।
बूथ की ड्यूटी क्या है कि हम बूथ में जीते, यही होता है ना। अब हमको हमारा काम बांटना है, हमारे मोर्चे काम बांटते हैं, हमारे कौन से महिला, युवा, SC, ST, OBC, किसान, सबका हमारा काम अलग अलग है, हम उसमें काम देखते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर हम दिल्ली में जीतते हैं और अपने बूथ से हारते हैं तो 4 जून का जब होली और दिवाली एक साथ मनेगी उसमें हमारा योगदान क्या रहेगा? वहां की जीत पर हम खुशी मना रहे हैं, लेकिन अपने बूथ की खुशी क्या है? ये मन को कचोटेगी कि नहीं कचोटेगी कि मेरी बूथ पर तो मैं जीता नहीं लेकिन वहां जीत गए, तो मन में आपके में आएगा कि नहीं आएगा कि मेरा भी योगदान है? लोकसभा चुनाव के महासंग्राम में दूसरे चरण के लिए होने वाली 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव में बीजेपी कांग्रेस ने पुरजोर ताकत झोंकी है। अभी प्रदेश की हॉट सीटों में शुमार जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर देश भर की नजर टिकी है। लोकसभा चुनावों के सियासी महाभारत में जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के कांग्रेस से चुनावी मैदान में आने से ये सीट काफी हॉट सीट हो गई है। पिछले 20 सालों से इस लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी से 3 बार सांसद रहे देवजी पटेल का टिकट काटकर एक साधारण से कार्यकर्ता लुम्बाराम को चुनावी मैदान में उतारा गया है। ऐसे में ये चुनाव अब आम बनाम खास होता जा रहा है। सियासत के जादूगर अशोक गहलोत अपने बेटे को चुनाव जिताने और बीजेपी के किले को ढहाने के लिए सियासी पासा पलटने में लगे हैं, तो वहीं बीजेपी ने जीत को बरकरार रखने के लिए बड़े बड़े सियासी सूरमाओं को चुनावी मैदान में उतार दिया है। पीएम मोदी और अमित शाह जैसे बड़े नेता जालोर सिरोही में जनसभाएं कर रहे हैं। इस कांग्रेस सरकार ने 5 साल के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं को कोई काम तक करने नहीं दिया और ना इन्होंने काम किया है। जल जीवन वाली योजना थी, उस योजना के तहत हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी द्वारा करोड़ों रुपए हमने राजस्थान को दिए थे। उसी के अंदर उसमें से उन्होंने 50% भी खर्च नहीं किए। उनको पता था कि अगर ये आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी की योजना है और अगर मोदी जी के इच्छा अनुसार घर घर नल पहुंचने वाली योजना पूरी हो गई तो हमें यहाँ राजस्थान से भागकर जाना पड़ेगा। ना कोई रेलगाड़ी चली। स्वर्गीय बूटा सिंह जी ने रेलगाड़ी चलाई जिसको जनता ने नाम दिया था उस पैसेंजर ट्रेन को बूटा रेल। उसके बाद क्षेत्र में कोई रेल नई गाड़ी नहीं चली, कोई भी। 20 साल का जो ये इतना लंबा समय, बड़े बुजुर्ग तो कहते हैं 20 साल में तो एक पूरी पीढ़ी बदल जाती है, मगर भाजपा सांसद ने लगातार इस क्षेत्र को पीछे धकेला, नजरअंदाज किया। कोई काम यहाँ पे वो नहीं बता सकते जो वो क्षेत्र में कोई विकास की बड़ी परियोजना लाए हों, कोई ग्रेनाइट उद्योग के लिए कोई नीति दिल्ली से बनवा के लाए हों। जालोर सिरोही लोकसभा सीट देश की चर्चित सीटों में से एक रही है। प्रदेश के बाहर से भी देश के कई कद्दावर नेताओं की ये सीट कर्मस्थली रही। वर्तमान में जालोर सिरोही के 8 विधानसभा सीटों में 4 पर बीजेपी और 3 पर कांग्रेस तो 1 पर निर्दलीय काबिज है। किसी जमाने में जालोर सिरोही कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता स्वर्गीय बूटा सिंह यहाँ से 4 बार सांसद रहे। 2004 लोकसभा चुनाव में बंगारू लक्ष्मण की पत्नी सुशील बंगारू ने बीजेपी के टिकट पर बूटा सिंह को चुनाव हराया और तब से लेकर अब तक लगातार भाजपा जालोर सिरोही में काबिज है। कांग्रेस ST SC और माली वोट बैंक के सहारे इस बार बीजेपी के इस गढ़ को ढहाने का दावा कर रही है, तो वही बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे के सहारे अपनी विजय रथ को जारी रखने की ताल ठोक रही है। अधिराज सिंह नरूका, समाचार प्लस, जयपुर। खबर है झालावाड़ के डग से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने चौमहला दौरे पर रहकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच वो पहुंची, जहां उनका स्वागत चुनरी उड़ाकर किया गया। इस मौके पर वसुंधरा राजे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर मंत्र दिया। विधायक कालूराम मेघवाल समेत कई बीजेपी के नेता उस दौरान मंच पर मौजूद रहे।
कोटा के इटावा से खबर है, जहां डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा आज दौरे पर रहे। ओम बिड़ला के समर्थन में उन्होंने जनसभा की। अयाना और खातौली में जनसभा को संबोधित किया। ओम बिड़ला के पक्ष में वोट करने की अपील की। डिप्टी सीएम बैरवा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पूर्व मंत्री राम गोपाल बैरवा की मौजूदगी में ओम बिड़ला के लिए वोट मांगे। भारतीय जनता पार्टी और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी पे पूरे हिंदुस्तान को भरोसा है। अगर इस हिंदुस्तान का विकास करना है और उस विजन को पूरा करना है तो हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी करेंगे। इसलिए आम लोगों में माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति विश्वास है। और राजस्थान में जिस तरह का इन 10 साल में जो राजस्थान को गति प्रदान करी है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। इसलिए राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी को 25 की 25 सीटें देने कांग्रेस। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज बाली के दौरे पर रहे। पाली के बाली में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी संगीता बेनीवाल के समर्थन में सभा की। सभा को संबोधित करते हुए वर्तमान सरकार पर निशाना साधा। और बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त, 123 वरिष्ठ सिविल जजेस के तबादले हुए हैं। हाईकोर्ट प्रशासन ने इसे लेकर तबादला सूची जारी कर दी है। सीएमएम जयपुर द्वितीय पूनाराम गोदारा का तबादला हुआ है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डूंगरपुर के पद पर उन्हें लगाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, 123 वरिष्ठ सिविल जजेस के तबादले हुए हैं। हाईकोर्ट प्रशासन ने इसे लेकर जो तबादला सूची है वो जारी कर दी है। कई न्यायिक अधिकारियों का इधर से उधर तबादला किया गया। 123 वरिष्ठ सिविल जजेस हैं जिनका की तबादला किया गया। हाईकोर्ट प्रशासन ने इसे लेकर के जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। और अब आपको न्यूज अपडेट देते हैं। श्रीगंगानगर के करणपुर में हमने आपको बताया था कि पाक घुसपैठिया बीएसएफ ने पकड़ा, उसे पूछताछ जारी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पकड़ा गया है तारबंदी के पास। ये देखिए पहली तस्वीरें हम आपको इसकी दिखाते हैं। ये है वो जिसे पकड़ा गया। 25 साल के इर्द गिर्द इसकी एज बताई जा रही है और ये फेंसिंग पार करके आ रहा था और अभी बिल्कुल फेंसिंग के बगल में ही खड़ा हुआ है। गांव 14S माझीवाला और नग्गी पोस्ट के बीच में कार्रवाई करते हुए इसे पकड़ा है। नाम इसका क्या है? इसका नाम है बहादुर अली। पिता का नाम है इसके मोहम्मद हनीफ, जिसे श्री कर्णपुर पुलिस ने बीएसएफ ने श्री कर्णपुर पुलिस को सौंप दिया है। जांच एजेंसियां अब इस घुसपैठिए से पूछताछ कर रही है, क्या कर रहा था ये यहां पर। ऐसी बातों में और ये ऐसे गंभीर मुद्दों पर बेनिफिट ऑफ डाउट देने का कोई सब्जेक्ट होता नहीं है, लेकिन ऐसे कई वाकये रहे हैं कि मानसिक रूप से कमजोर लोग सीमा के इस पार और कई बार उस पार चले जाते हैं, लेकिन ये देखने में ठीक ठाक लग रहा है। फिलहाल जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इससे पूछताछ में जुटी हुई हैं कि आखिर फेंसिंग पार करके इस तरफ आने की जरूरत क्या थी। जहां ये खड़ा हुआ आपको इस ब्राउन कलर के कुर्ते पायजामे में दिखाई दे रहा है, इसके ठीक पीछे ये बॉर्डर है और बॉर्डर के उस पार ये फेंसिंग आप देख रहे हैं वो पाकिस्तान है। वो जो पेड़ आपको दिखाई दे रहा है वो पाकिस्तान की सरहद में है।
ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में जांच के नाम पर अब सिर्फ फॉर्मेलिटी होती हुई दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य महकमे ने इतने दिनों बाद एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इतने बड़े मामले में सुस्ती क्यों बरती जा रही है? क्या नामी अस्पतालों को बचाने की कोशिश है? मामले की सुस्त जांच से स्वास्थ्य विभाग की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले में अब तक की कार्रवाई। फर्जी एनओसी मामले में एसीबी ने की कार्रवाई। एसएमएस समेत 2 अस्पतालों के कोऑर्डिनेटर गिरफ्तार। हरियाणा के गुरुग्राम से पकड़ा एक बांग्लादेशी आरोपी के नामी अस्पताल से जुड़े तार। जांच के लिए एक राज्य स्तरीय कमेटी का गठन। 15 दिन का वक्त, फिर भी नहीं की जांच रिपोर्ट पेश। सरकार ने अप्रूवल कमेटी के अध्यक्ष बगरहट्टा से मांगा जवाब। 3 दिन में जवाब देने के लिए भेजा कारण बताओ नोटिस। स्वास्थ्य विभाग को 15 दिन बाद भी जवाब का इंतजार। अब एसएमएस अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा को भेजा नोटिस। क्या ऑर्गन ट्रांसप्लांट के नाम पर अवैध कारोबार करने वाले कभी बेनकाब हो पाएंगे? क्या फर्जी एनओसी के जरिए हो रहे ट्रांसप्लांट का कभी पर्दाफाश हो पाएगा? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब स्वास्थ्य महकमे को देना है, लेकिन स्वास्थ्य महकमा जांच के नाम पर सिर्फ फॉर्मेलिटी करता नजर आ रहा है। पहले दिन से ही स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता कई सवाल खड़े कर रही है। मामले को लेकर कमेटी बनाई गई, 15 दिन में जवाब मांगा। सरकार ने अप्रूवल कमेटी के अध्यक्ष बगरहट्टा से जवाब मांगा। 3 दिन में जवाब देने के लिए कारण बताओ नोटिस भेजा गया। स्वास्थ्य विभाग को अभी भी जवाब का इंतजार है, तो एसएमएस अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा को भी नोटिस भेजा गया। हालांकि एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा का कहना है कि ये एक प्रोसीजर है, राज्य सरकार के नोटिस का जवाब दिया जाएगा। इसमें ये जो कर्मचारी जिनको एसीबी ने ट्रैप किया है, उनके संबंधित जितने भी उस कमरे को पहले एसीबी ने उसको सील किया था, बाद में उसको जो हमारे की सुपुर्द की है, उसमें जितने भी अंदर पत्रावल या दस्तावेज फाइल्स पाई गई है उनको पूरी तरह से स्क्रूटनिंग और उसको एग्जामिनेशन के लिए हमने एक कमेटी का गठन किया और सीसीटीवी की निगरानी के अंदर उनकी सभी पत्रावलियों की स्क्रूटनिंग की जा रही है, उनको जमाया जा रहा है दस्तावेज, जिससे इस हमारे को जितना भी अंदर फाइल्स मिली है उनको हम उनको रेगुलर बेस में जमा पाएँ और कोई भी ऐसी कोई फाइल या मतलब उसमें चाहिए अगर जो है उसमें तो उसको हमें मिल सके इस प्रकार। तो वो काम किया जा रहा है। जितने भी कर्मचारी बीच में इलेक्शन ड्यूटीज़ को लेकर के 1-2 दिन का विधान आया था, लेकिन अभी वो कार्य चालू है, तो जल्दी ही इसकी स्क्रूटनी पूरी करनी है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए स्टेट लेवल अप्रूवल कमेटी से एनओसी लेना जरूरी है, लेकिन 1 साल से ज्यादा समय तक कमेटी की बैठक ही नहीं हुई। इस बीच निजी अस्पतालों में फर्जी एनओसी के जरिए धड़ल्ले से ट्रांसप्लांट हो गए। मामला पूरा उजागर होने के बाद भी अब तक अप्रूवल कमेटी को ना तो भंग किया गया है और ना ही बैठक नहीं करने वालों पर कोई एक्शन लिया गया है। हद तो यह है कि अभी भी ये कमेटी एनओसी जारी कर रही है। स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही कहें और लचर रवैया। उधर एसीबी की कार्रवाई के बाद अब एसएमएस अस्पताल प्रशासन ने दस्तावेजों की जांच शुरू की है। एसीबी द्वारा एसएमएस से गिरफ्तार किए गए कार्मिकों के ऑफिस की सील खुलने के बाद सभी दस्तावेजों की जांच की जा रही है। एसीपी का रूटीन कार्य है जिसके अंदर जो भी उसमें जो गलत फोर्स सिग्नेचर पाए जाते हैं तो वो जो संबंधित अधिकारी है उनके सिग्नेचर के सैंपल लेते हैं। वो ऐसा हमारे साथ भी उन्होंने सैंपल लिए जिससे वो सबकी फॉरेंसिक जांच को करा के देख सकें कि इसमें क्या गलत है क्या नहीं, वो जरूरी है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में अवैध कारोबार की खबर के बाद भी इस मामले में उतनी गंभीरता नजर नहीं आ रही है। बताया जा रहा है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी अभी तक इस मामले की जांच ही शुरू नहीं हो पाई है। ऐसे में सवाल यह है कि जांच में जितनी देरी होगी आरोपियों के बच निकलने के चांस बढ़ तो नहीं जाएंगे। सतवीर सिंह, समाचार प्लस, जयपुर।
ब्रेक के बाद समाचार प्लस की खबर का हुआ है बड़ा असर। बूंदी के नैनवा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां अस्पताल के बाहर खुले में महिला के प्रसव के मामले में खबर चलाए जाने के बाद में जोनल डायरेक्टर महेंद्रपाल सिंह पहुंचे हैं उप जिला अस्पताल। मामले की जांच में जुटते हुए उन्होंने कहा है कि जो भी दोषी होगा उसे कड़ी सजा मिलेगी। नैनवा उप जिला अस्पताल का यह मामला है, जहां पर आपको याद होगा समाचार प्लस ने इस खबर को चलाया था जब इस अस्पताल के बाहर इस महिला का खुले में प्रसव हो गया था। और अब जो जोनल डायरेक्टर उनका कहना है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। ड्रिप खत्म हो गई थी तो स्टाफ ने वापस ट्रीटिंग डॉक्टर, ट्रीटिंग फिजिशियन जो मुरारीलाल थे, उनको क्यों नहीं बताया कि सर ड्रिप खत्म हो गई है, आप वापस आओ देखने। तो उस लेवल पे भी थोड़ी सी लापरवाही का लग रहा है। तो हम ये पूरी जांच करके रिपोर्ट बना के भेजेंगे। तो अस्पताल के निरीक्षण में क्या रहा? आज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार आज जो न्यूज प्रतापगढ़ से खबर है, जहां पर शहर के एक निजी क्लिनिक पर लापरवाही के चलते बच्ची की मौत का आरोप लगाते हुए परिजनों ने हंगामा कर दिया। इसके बाद में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी की ओर से 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी गई है। जांच समिति ने जांच के बाद खुलासा करते हुए बताया कि निजी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में पंजीकृत ही नहीं है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जीवराज मीणा ने बताया कि शहर के मारवाड़ी कॉम्प्लेक्स परिसर में संचालित निजी क्लिनिक कि सीएमएचओ कार्यालय में क्लिनिक के पंजीकरण के संबंध में दस्तावेज की जांच की गई, जिसमें क्लिनिक पंजीकृत नहीं पाया गया। ऐसे में बिना पंजीकरण के क्लिनिक का संचालन करने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जो मर्जी पड़े, जैसा मर्जी पड़े वैसे चल रहा है। और उसके बाद एक बच्चे की मौत के बाद कहीं जाकर के कि जब खंगाला गया और जांच कमेटी बनी, उसने हर चीज पता करने की कोशिश की तो सामने आया, साहब ये तो पंजीकृत ही नहीं है। प्रतिहार बाल चिकित्सालय जो आप देख रहे हैं, अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। 7 साल का बच्चा था जो मारवाड़ी कॉम्प्लेक्स में डॉक्टर संगला जी प्रतिहार साहब चलाते हैं, वहाँ पे बच्चे की डेथ हो गई थी और बच्चा दरियावर रहने वाला था। और हमने कलेक्टर साहब के महोदय के निर्देश में हमने कमेटी बनाई थी और कमेटी में हमने जांच भी कराई है। और जांच के अंदर फर्स्ट बार में पाया गया कि जो अस्पताल चल रहा है वो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं था। जो हम लोगों ने उनको कलेक्टर महोदय के निर्देश पे हमने इनको एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हमने पाबंद कर दिया है और नहीं करने पे इनकी उचित कार्रवाई की जाएगी।